आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, यानी जितना भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, यानी साइंस का ग्रुप डी के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में टोटल एग्जाम जो हुआ था यानी 101 शिफ्ट में हुआ था। और इसमें साइंस करीब जो है ना 2500 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्हीं 2500 क्वेश्चन को हम कर लेंगे, यानी एक ही दिन में ही नहीं होगा, यानी बारीकी से, यानी क्लास बाय क्लास हम करेंगे, यानी चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। यानी एक दिन में जो होगा, यानी पर डे जो होगा 20 यानी 25 क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि यानी यह कंटिन्यू और चलता रहे, ताकि लंबी वीडियो नहीं हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे चैप्टर वाइज देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा आज के क्लास में होगा वह इस चैप्टर का देखेंगे, कोशिका चैप्टर का, यानी और इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा गया 148 क्वेश्चन पूछा गया। कोशिका चैप्टर से कितना पूछा गया, यानी सेल सबसेट से, यानी सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन से यानी एग्जाम में पूछे गया हमको जो लग रहा है। अभी तक जितना भी हमने छाटे हैं तो यहाँ पर हमको बुझा रहा है कि इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन यानी पूछे गए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। और आगे भी आप एग्जाम दीजिएगा तो उनके लिए यह क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो काफी महत्वपूर्ण है ये सारा क्वेश्चन। तो आप लोग डेली हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन से। देखिए, संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है। यानी इसमें आपको ये बताना है कि संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे से सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है। यानी संयोजी ऊतक में यानी कोशिका क्या होती है, क्या एक दूसरे सटे सटे रहते हैं या दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, ऐसा बात आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो होती है संयोजी ऊतक में जो कोशिका जो होती है एक दूसरे से क्या होती है, दूर दूर होती है। क्या होती है, दूर दूर होती है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कितना में आप क्या कसकर पकड़ा, बिल्कुल ये भी गलत है। और बी नंबर देखेंगे एक दूसरे के ऊपर नहीं होता है, एक दूसरे से दूर दूर। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, ढीला बांधा हुआ, नहीं बिल्कुल ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होता है, यानी एक दूसरे से बहुत दूर होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अब देखेंगे इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। कर संयोजी ऊतक कह रहा है, संयोजी ऊतक में कोशिकाओं एक दूसरे से दूर दूर होती, क्या होती है, दूर दूर होती है, और उनके बीच मैट्रिक्स भरा रहता है। इन कोशिकाओं के बीच खाली जो जगह रहते हैं इनके बीच क्या भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है। और इसलिए ये जो है लाइटली पैकेड नहीं होता या पैकेड नहीं होता है। अब यहाँ पे हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, करा गोल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर किए गए थैलिया को क्या नाम दिया गया। यानी आपसे यह पूछा जा रहा है कि गोल्जी उपकरण क्या है, गोल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर किए गए थैलियों को क्या नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, तो इसे जो नाम दिया गया था यह सिस्टनी नाम दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर को हम टिक रहे हैं। आप देखिए गोल्जी उपकरण की संरचना चपटी थैलियों से बनी होती, क्या होती है, चपटी यानी थैलियों से बनी होती है, जिससे सिस्टर्नी यानी कहा जाता है, जो पदार्थों के संशोधन और पैकेजिंग में मदद करती है। क्या करती है, जो पदार्थों के संशोधन और पैकेजिंग में मदद करती है। तो इस सारा इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए अब व्याख्या को यदि आप पढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, आपको इससे रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि आगे के एग्जाम में, तो वहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया तरीका से क्वेश्चन को कर पाइएगा। तो यहाँ पे क्या होती है, गोल्जी उपकरण की संरचना चपटी थैलियों से बनी होती है। ये भी पूछ सकते हैं कि गोल्जी उपकरण की संरचना कौन सी थैलियों से बनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि चपटी थैलियों से यानी बनी होती है, जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है, जो पदार्थों के संशोधन, जो यानी गोल्जी उपकरण की, यानी आपसे ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, जो पदार्थों के संशोधन और पैकेजिंग, क्या है, पैकेजिंग में मदद करती है। क्या चीज में मदद करता है, तो जो कि संशोधन और पैकेजिंग में मदद करते हैं। बिल्कुल इस को आप समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती है। सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती है। सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित जो होती है वो होता है क्या, केवल प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम डी को टिक करेंगे, क्या होती है, केवल
यानी केवल प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य। अब यहाँ पे देखिए सभी कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य होता है, यानी जितना भी कोशिकाओं में करा सभी जितना भी कोशिका है ना, सभी में प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन सभी में नाभिक नहीं होता है। ये बात है, प्लाज्मा और झिल्ली तो होती है कोशिका में, लेकिन क्या चीज नहीं होता, सभी में नाभिक नहीं होते। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्या सभी में प्लाज्मा झिल्ली होती, तो आप आंसर दीजिएगा हाँ सभी में प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्या सभी कोशिकाओं में नाभिक होते हैं, तो आप बोलिएगा नहीं नाभिक होते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा, जैसा कि यूकेरियोट्स में नाभिक नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन को, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या है हाइपोपोटोनिक विलयन में पदार्थ पादप ऊतकों की तुलना में जंतु ऊतकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये बात आपसे जानना है आपको। करा हाइपोटोनिक विलयन में पादप ऊतकों की तुलना में जंतु ऊतकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए जंतु कोशिका कठोर भित्ति के कारण टूटने का प्रतिरोध करती, बिल्कुल नहीं। करा जंतु कोशिका में पादप की तुलना में सेलुलोज की भित्ति अधिक और मोटी होती। जंतु कोशिका में पूछा, जंतु कोशिका में सेलुलोज भित्ति तो होबे नहीं करता है, इसलिए काट दीजिए इसको। जंतु कोशिकाओं में बाह्य भित्ति के बिना फटने की संभावना अधिक होती है, ये भी गलत बात है। ऑप्शन हाँ यही तो है सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। जंतु कोशिका में बाह्य भित्ति, क्या बाह्य भित्ति के बिना फटने की संभावना अधिक होती है। यदि बाह्य भित्ति नहीं रहेगा तो वह फटने की संभावना अधिक हो जाएगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, ये सी सही हो जाएगा। और जंतु कोशिका जल माध्यम में पादप कोशिका की तुलना में अधिक सिकुड़ती, बिल्कुल ये बात भी गलत है। अब यहाँ देखिएगा, इसका देख लेते व्याख्या। करा जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। देखिए हमने पहले बताया आपको कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए हाइपोटोनिक विलयन में पानी प्रवेश करने पर वे फट जाती है। यदि कोशिका भित्ति नहीं रहेगा तो उसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक विलयन में पानी जो प्रवेश करेगा ना वह फट जाती है, फट सकती है। जबकि पादपों कोशिका भित्ति के कारण सुरक्षित रहती है, जबकि पादप कोशिका भित्ति के कारण क्या होती है, सुरक्षित रहती है। यहाँ पर अब देखेंगे हम 5वां नंबर क्वेश्चन को। न्यूरॉन के मुख्य घटक से है, कौन से है, न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन से है। न्यूरॉन के मुख्य घटक जो है ना, यहाँ पे डेंड्राइट कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष है। तो अब यहाँ पे देखिएगा यही ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करिएगा। अब यहाँ देखेंगे न्यूरॉन के मुख्य भाग डेंड्राइट कोशिकाओं काय और तंत्रिकाक्ष होते हैं, जो कोशिकाओं के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। जो क्या होते हैं, कोशिकाओं के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात कर लेंगे इसका, तो बी नंबर इसका सही था। अब यहाँ पर हम देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन को। कुछ जीव किसी भी तल से विभाजन द्वारा द्विखंडन दर्शाते हैं, लेकिन कुछ निश्चित अभिनय से विभाजन दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विखंडन का निम्नलिखित अभिन्यास दर्शाता है। तो कौन सा अभिन्यास दर्शाता है, ये जो दर्शाता है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए नहीं तो। कुछ जीव किसी भी तल से विभाजन द्वारा द्विखंडन दर्शाते हैं, लेकिन कुछ निश्चित अभिन्यास से विभाजन दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विखंडन का निम्नलिखित क्या अभिविन्यास दर्शाता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या है कि लिस्मेनिया, क्या हो जाएगा इसका, लिस्मेनिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे लिस्मेनिया में द्विखंडन एक निश्चित दिशा में होता है, जबकि अमीबा में यह किसी भी दिशा में हो सकता है। तो पूछिए भी रहा है, ये बात कर रहा है कि लिस्मेनिया में द्विखंडन एक निश्चित दिशा में होता है, जबकि अमीबा में किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर लिस्मेनिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे गोल्जी उपकरण में होने वाली कौन सी प्रक्रिया संशोधन में अपनी भूमिका दर्शाती है। यानी गोल्जी उपकरण में होने वाली कौन सी प्रक्रिया संशोधन में अपनी भूमिका को दर्शाती है। अपनी भूमिका को जो दर्शाती है, यानी देखिए गोल्जी उपकरण में क्या होता है, सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण, यानी
गोल्जी उपकरण का काम है यानी सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण। अब यहाँ देखिए गोल्जी उपकरण जटिल अणुओं के निर्माण और संशोधन में मदद करता है। क्या करता है? जैसे कि सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनना, यानी जटिल को क्या करता है, सरल को क्या करता है, जटिल शर्करा बनाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात कर लेंगे इसका, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर जो कि सही नंबर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे डी नंबर को हम टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से 8वां नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिवृत अंगक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिवृत अंगक नहीं है, यानी झिल्ली जो है तो परिवृत अंगक नहीं है, अंग नहीं है। तो यहाँ बात करेंगे किसमें नहीं है, तो आप यहाँ देखिए राइबोसोम में झिल्ली नहीं होता है। किसमें झिल्ली नहीं होता? बाकी सारा चीज में झिल्ली होता है, लेकिन राइबोसोम में क्या झिल्ली होती है? नहीं, झिल्ली बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए आप यहाँ पे बताइएगा कि राइबोसोम झिल्ली से घिरे नहीं होते, जबकि अन्य सभी अंगक झिल्ली से परिवृत होते हैं। यानी सभी के बाहर जो होते हैं झिल्ली होती है, लेकिन राइबोसोम के अंदर झिल्ली नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन को, पादप कोशिका रिक्तिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है। पादप कोशिका रिक्तिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है? ये नाम जो है ना हम बात कर लेंगे अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान से, पादप कोशिका रिक्तिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है? यहाँ रिक्तिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम पूछ रहा है, यानी पादप कोशिका के रिक्तिका के अंदर तरल का नाम बताना है, यानी तरल पदार्थ का नाम बताओ। तो इसका नाम जो है कोशिका रस होता है। क्या होता है? कोशिका रस होता है। बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ देखेंगे वैक्यूल के अंदर जो तरल भरा रहता है, यानी वैक्यूल, देखिए वैक्यूल रिक्तिका क्या बोलते हैं? वैक्यूल भी बोलते हैं। आप लोगों को कभी कभी यहाँ पे इंग्लिश वर्ड को भी हिंदी में लिख देते हैं, तो घबराने का बात नहीं है। वैक्यूल के अंदर जो तरल भरा रहता है उसे कोशिका रस कहते हैं। इसमें पानी, लवण, शर्करा आदि होते हैं। क्या क्या होते हैं? पानी होते हैं, लवण होते हैं और शर्करा आदि होते हैं। और यह कोशिका को तना हुआ बनाए रखते, कोशिका को तना हुआ बनाए रखते। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर को आप टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन को, जो कि काफी महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सी उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है? उपकला उत्तक की विशेषता कौन सा नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कौन सा नहीं है। तो यहाँ बात कोशिका है शिथिलन रूप से व्यवस्थित होती है। कोशिका क्या होती है? कोशिकाएं जो होती है ना शिथिलन रूप से व्यवस्थित होती है। अब यहाँ देखेंगे उपकला उत्तक में कोशिकाएं आपस में बहुत संघन रूप से जुड़ी होती है, और शिथिलन व्यवस्था संयोजी उत्तक की विशेषताएं है, इसलिए यह एक गलत विकल्प है। क्या गलत विकल्प आपको खोजना था? नहीं है ना, तो यहाँ बताएंगे नहीं। अब यहाँ देखिए कोशिका में कोई अंत कोशिका स्थान नहीं होता है, ये भी गलत। अंत कोशिका होता है। और त्वचा श्वसन नली दोनों उपकला उत्तक से बने होते हैं। देखिए त्वचा और श्वसन नली उपकला उत्तक बिल्कुल नहीं। अब यहाँ बने कोशिकाओं सतत सीट बनाती है, नहीं बनाती है। ठीक ना, अच्छा गलत खोज रहा था। ठीक ना, तो इसका सही जो यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर। अब यहाँ पे हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का, गोल्जी उपकरण में कार्य में पुष्टिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है? नहीं कह रहा गोल्जी उपकरण के कार्य में पुष्टिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है? पुष्टिकाएं जो गोल्जी उपकरण के कार्य में पुष्टिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? आप ये बात देखिए, वे गोल्जी उपकरण से पदार्थ लेते और ले जाते हैं। यह पुटिकाएं जो होती है ना गोल्जी उपकरण, ये क्या करते हैं? पदार्थ को लाते भी है और ले जाते भी है। ठीक ना, तो अब यहाँ देख लीजिए कराएं। सबसे पहले पुटिकाएं पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है, खासकर गोल्जी बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्ट में। कहाँ पे? गोल्जी बॉडी से बाहर ले जाकर के ट्रांसपोर्ट में। ठीक ना, अब यहाँ पे हम बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन का, किसी कोशिका में सूक्ष्म कणिका की संख्या निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर जो करती है हमारी कोशिका की कायिक सक्रिया पर। किसी कोशिका सूक्ष्म कणिका की संख्या, सूक्ष्म कणिका की संख्या जो वह निर्भर जो करती है ना कोशिका की कायिक सक्रिया पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? कोशिका की कायिक सक्रिया पर। और जितनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है उतने ज्यादा
माइक्रोकोंडिया होंगे। कह रहा है जितनी ज़्यादा कोशिका ऊर्जा की जरूरत होती है उतने ज़्यादा माइक्रोकोंडिया होंगे। इसलिए यह कोशिका संक्रिया पर निर्भर करता है। कोशिका कह रहा है किसी भी कोशिका सूक्ष्म कणिका निर्भर संख्या पर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो कोशिका की कायिक संक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर को टिक करिएगा। अब यहाँ पे 13 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। न्यूरॉन है। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? कौन सा भाग प्रोटीन के लिए है जिम्मेदार? यहाँ बात करें निश्चल कनिकाएं, ऑप्शन में बी को टिक करेंगे। निश्चल कनिकाएं राइबोसोम से बनी होती है और यह प्रोटीन बनाने का काम करती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? नहीं है, तो कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? ध्यान देखेंगे यह जो अंत द्रव्य जालिका से प्राप्त प्रोटीन संशोधित और संकुचित करता है। यह कोशिका के बाहर पदार्थों का परिवहन तथा स्त्राव करता है। यह करता है। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है जो कोशिका के भीतर पाचन में सहायक करते। ठीक ना, ये भी है। लेकिन यह कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है नहीं, निकास में अनुमति नहीं देता। पदार्थों के प्रवेश और निकास में अनुमति नहीं देता है। इनका काम है ले जाना और ले आना। ठीक नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नंबर नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर यही टिक करिएगा। यहाँ आप देखेंगे यह कार्य कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन का होता है, न कि गोल्जी बॉडी का। ऐसा काम जो ये कार्य सेल मेम्ब्रेन का होता है, गोल्जी बॉडी का नहीं होता है। अब 15 नंबर हम क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचना अमीबा को उसकी खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है? ये जो करती है प्लाज्मा झिल्ली करता है। ठीक ना, अमीबा प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा कोशिका को घेर कर अंदर लेता है और इसे एंड्रोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसाइटोसिस कहते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे सी नंबर इसका। अब 16 नंबर को हम देखेंगे। स्वयं को एक पूर्ण रूप में परिवर्तित करके और सभी एक मिनट रुक जाइए यहाँ पे। सोलह नंबर क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा सा। अरे एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक जीवधारी कोशिका जीव में उत्तर जीविका में कैसे सहायक होती है? कैसे सहायक होती है? आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो होती है ना, यानी श्रम विभाजन का पालन करके होता है। कैसे? श्रम विभाजन का पालन करके। एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तर जीविका में कैसे सहायक होती है? तो श्रम विभाजन का पालन करके। बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करती है, यानी बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करती है। इसी को श्रम विभाजन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? श्रम विभाजन कहते हैं। और जिससे पूरा शरीर सही तरीके से काम करता है। जिससे क्या होता है? पूरा शरीर जो होता है ना, किसी भी मानव का सही तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। जीवों में मुकुलन के क्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? कौन सा विकल्प उपयुक्त है? कहा कि जीवों में मुकुलन के क्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? ये जो उपयुक्त जो है ना, हम बात कर लेंगे इसका। ये हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले मुकुलन। देखिए 1 नंबर में जो होगा ना, 1 नंबर में क्या हो जाएगा? यानी मुकुलन होगा। ठीक ना, 1 नंबर में मुकुलन होगा। उसके बाद मुकुलन जो होगा तो उसके बाद केंद्रक का विभाजन होगा। क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा 2 नंबर में।
ये 1 नंबर हो जाएगा और यह 2 नंबर हो जाएगा है। और उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद कोशिका का विभाजन होगा। पहले तो मुकुलन का निर्माण होगा, ठीक ना, उसके बाद केंद्रक विभाजन हो जाएगा, इसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन, और लास्ट में मुकुलन का पृथक्करण होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर को टिक करिएगा। मुकुलन में पहले मुकुलन बनता है, फिर केंद्र का विभाजन, उसके बाद कोशिका विभाजन, और अंत में नया जीव का अलग हो जाता है उसी को कहते हैं कोशिका का मुकुलन का पृथक्करण। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, करा कई कोशिका जीवों में चयापचयी अपशिष्ट के निष्कासन का सही तरीका क्या है। सही तरीका जो है ना, यहाँ पे देखिएगा, इसका जो है एक सरल विसरण प्रक्रिया के द्वारा, करा बहुकोशिकीय जीवों में अवशिष्ट पदार्थों का सरल विसरण द्वारा बाहर निकालते हैं, क्योंकि इनमें विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होते। उत्सर्जन अंग नहीं होने के कारण इसको किस तरीका से निकालते हैं, एक सरल विसरण प्रक्रिया के द्वारा निकालते हैं एक कोशिकीय जीवों में। अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। करा जीवाणु और प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय जीवों में द्विखंडन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसके घटित होने की संभावना सबसे कम होती है। किसके घटित होने की सबसे संभावना जो कम होती है ना, आनुवांशिक पदार्थों का असमान विभाजन, आनुवांशिक पदार्थ का असमान विभाजन, ये होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे यहाँ पे फाइनली। विखंडन यहाँ देखेंगे, द्विखंडन का समान विभाजन होता है, तो क्या होता है, समान विभाजन होता है, इसलिए असमान विभाजन की संभावना बहुत ही कम होती है। क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब यहाँ पे देखेंगे आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। करा कोशिका द्रव्य जिस जलीय घुलन पदार्थ से बना होता है क्या कहलाता है। कोशिका जिस जलीय घुलनशील पदार्थ से बना जो होता है ना, ये जो होता है हम बात कर लेंगे, वो होता है यानी साइटोसोल। क्या होता है, साइटोसोल, यही द्रव अवस्था में रहता है। अब यहाँ बात, कोशिका द्रव्य का तरल भाग साइटोसोल कहलाता है, और इसमें विभिन्न घुले हुए पदार्थ होते हैं, और यही अधिकांश जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का स्थान है। तो फिलहाल आज के क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर इसी चैप्टर का हमने 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी 20 नंबर से यानी 20 नंबर से हम बात कर लेंगे, 21 नंबर से यानी 40 तक करवाएंगे अगले क्लास में। तब तक आप वीडियो में बने रहने का प्रयास करेगा दूसरा क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं।